देख लीजिए ये फार्मूला बड़ा। अभी अगर आपको पूछते हैं कोई कि छोटे बड़े एग्जाम जाते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जाते हैं या आप बीएड लेवल पर सीटेट वगैरह का बीपीएससी वगैरह का एग्जाम देने जा रहे हैं, नेट जा रहा है, एक क्वेश्चन नेट जा रहा है, नेट जा रहा देने जाते हैं, तो इसमें मैंने बताया होगी कि ये पूछता है कि यूरोपीय जो विदेशी मतलब जो यूरोपीय कंट्री है, यूरोपीय देश में सर्वप्रथम भारत में आने वाले देश का नाम। तो आप इस क्रम में भूलेंगे नहीं, जैसे आपने बताया पी फॉर पुर्तगाली, फिर रिपीट करने एक बार आओ, ये फॉर अंग्रेज, डी फॉर डच, एफ फॉर फ्रांसीसी, डी फॉर डेनिश। ये आप सारे फार्मूले को याद करेंगे, मतलब इसके हमारे यहाँ ये जो है यूरोप कंट्री, ये सभी लोग की देश किस कंट्री है याद रखिए। आप अपने इंडिया को कभी यूरोपीय देश मत भूलिएगा। किस देश से बोलेंगे, किस बात से एशिया, लिखते हैं ये एशिया के नहीं, ये कहाँ है यूरोप में भारतवर्ष में सबसे पहले किसी ने प्रवेश किया तो पुर्तगाली ने किया। किसने? ये पुर्तगाली जो है आए, उसके बाद पुर्तगाली के बाद तब अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज के बाद डच आते हैं, डच के बाद फ्रांसीसी, लास्ट में। अब इसके बाद ये लोग तो आए, जैसा कि इनके पास दो दृष्टिकोण, यानी पहला दृष्टिकोण का था व्यापार करना। क्या था? व्यापार करना था। तो व्यापार करने के लिए हमने बताया कि कल ही बता दिया, लोगों में संघर्ष हुआ, अंततः लास्ट में आपका अंग्रेज सक्सेस होता है। क्या होता है? यानी कुछ तो डच और डेन अपनी कंपनियां बेच के चले गए, बाद में ये फ्रांसीसी और क्या कहते हैं इसे पुर्तगाली और अंग्रेजों से फ्रांसीसी से युद्ध होता है, इसको लोग परास्त हो जाता है, फिर ये जो है एक छत्र जो है शासन व्यवस्था लेनी हमारे यहाँ से करने वाला होता है। मैंने बताया कि करीब 1498 में पहला पुर्तगाली मस्कोवी का जो है आपके खाली कटता है और ऐसा ये भी पूछता है कि प्रथम कौन था? फिर 1510 में गोवा, दमन, दीव, मुंबई इत्यादि कई स्थानों पे अपनी जो है व्यापारी पहुंचे हैं। तो पुर्तगाली इसी तरह से इस सारे लोग डाला। हम आपको अब पहला बता रहे हैं पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों के शैक्षिक कार्य। ऐसे ही आपके अंग्रेजी मिशनरियों के शैक्षिक कार्य होंगे, डच ईसाई मिशनरियों के शैक्षिक कार्य होंगे, फ्रांसीसी ईसाई मिशनरियों के शैक्षिक कार्य होंगे, और लास्ट में डेन शैक्षिक मिशनरियों के ईसाई मिशनरियों के शैक्षिक कार्य। ये चीजें जो है ईसाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सब में शामिल ईसाई मिशनरी और प्लस शैक्षिक कार्य, ये दोनों में हर लोगों में ये रहेगा। क्यों रहेगा? ये भी समझ लीजिए, इसलिए रहेगा कि ये लोग आए हैं तो इनका कार्य रहा, जैसे हमने बताया ना कि जब हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता में और देश के लोग आए तो इनकी संस्कृति सभ्यता हमारी सभ्यता में मिल गई, अर्थात हमारी संस्कृति सभ्यता और उनकी संस्कृति सभ्यता क्या हुई, मिक्सअप हुई। तो उसी तरह से हमने बताया कि उधर जैसे आपके भारत पर बहुत सारे विदेशों ने, बहुत आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, जिसमें मैंने पर्शियाओं का भी वर्णन किया था, और उसके बाद में ये आपका जो आया अफगानी था, अफगान का वर्णन हुआ जी सर। ये सब हुआ। इस प्रकार से यहाँ हमारी
संस्कृत सभ्यता में कौन सी सभ्यता जो है शामिल हो गई? आप लोग क्यों लेट हो गया है? अच्छा बैठो बैठो भाई। हाँ आप लोगों को अच्छा बैठो। कपड़ा कोई बात दिखाया गया हमारे यहाँ पहला जो है हमारी संस्कृति सभ्यता में मिक्सअप होने वाली संस्कृति सभ्यता अगर रही तो कौन रही? इस्लाम बता रहे। जब यहाँ जो है आपको मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया और यहाँ जो है लड़ाई के थ्रू अपना जो है वो विजयी होते हैं और जो है ये जो है अपना शासनिक व्यवस्था शुरू कर देते हैं। साथ साथ इनकी शिक्षा पढ़ा, इनके साहित्य, के दर्शन और इस्लामिक मजहब, इस्लामिक शरीयत, कुरान के आधार पर इनका धर्म चला और था इस्लाम धर्म। क्या था? इस्लाम धर्म, इस्लाम का साहित्य, इस्लाम का दर्शन, इस्लाम की संस्कृति हमारे भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन में मिक्सअप हो गई, शामिल हो गया ना। अब इसलिए मैं बता रहा था कि बाद में थर्ड संस्कृत सभ्यता आएगी अंग्रेजी, तो अब ये तो शामिल हो गया। अभी तो हम मतलब अपनी संस्कृत सभ्यता को जो भी रहा है उसके बाद में इस्लाम धर्म आ जाता है। फिर इस्लाम धर्म का लास्ट एंड लास्ट जो मैंने बताया, याद रखिए 1206 से 1707 सुनिए, यह काल है किसका? मुगल मुस्लिम का। हाँ ये मुस्लिम का। ये कौन सा काल है? लेकिन यहाँ जो है मोटी मोटा जाने के लिए इधर से 1707 औरंगजेब तो 1200 से औरंगजेब ये रियल है, लेकिन मोटी मोटा याद रखिए 1200 से 1700 अंतिम ना रहे, लेकिन उस 1707 माना चला पड़ेगा। और बात रिपीट करना पड़ रहा है क्योंकि इसलिए रिपीट करना पड़ता है कि हमको बताना पड़ेगा इसके अंदर जो 500 वर्ष, कितना वर्ष है? 500 वर्ष से ऊपर जो है हमारे यहाँ मुस्लिम शासकों का जो है अधिकार रहा, उनकी शासकीय व्यवस्था रही है। याद रखना कितना? 500 से ऊपर, 1700 इतनी यह शासकीय व्यवस्था है। इसके बाद 1659 टू 1707, 1659 टू 1707 ये जो है औरंगजेब का शासन है। किसका है? औरंगजेब। ये औरंगजेब शासनकाल है। अब औरंगजेब का शासनकाल यही आप होता है, धीरे धीरे जो है यही आप होता है। करीब करीब 1613 से मैंने बताया अंग्रेज यहाँ आए हैं सक्रिय होना, व्यापार करने, व्यापार क्षेत्र से संबंधित हो जाते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी डालते हैं। कौन से डालते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करते हैं, ठीक। और 1510 में पुर्तगाली हावी हो जाते हैं। 1510 में कौन? 1498 में वो जो आया था आपका वास्को डी गामा, यहाँ की ज्यादा स्थिति को देखा, यहाँ का जो है समृद्धशाली देश को देखा, यहाँ बहुत व्यापार की ओर से मैंने बताया था, उस बातों का रिपीट करना ही पड़ जाएगा। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में मसाला ज्यादा पैदा होता है, इंडिया में चाय ज्यादा पैदा होता है, इंडिया में कहवा ज्यादा पैदा होता है, और इंडिया में चमड़े के उद्योग बोलते हैं। आज भी चमड़ा के उद्योग, यदि चमड़ा का मांस वगैरह विदेशों में भेजता है हमारा देश, विश्व में पहला देश है, क्योंकि हमारी जितना मवेशियां यहाँ मिलती था यह स्थान रखता है। इस प्रकार से बहुत सारी हमारी व्यवस्थाएं हैं जिसे गुप्त काल में इसको सोने की चिड़िया से माना जाता है। कैसे? सोने की चिड़िया मोरा देशवा कहलाए, गाना भी सुने सोने का चिड़िया मोरा देशवा कहलाए, यह सब गाना बनाया गया। यानी हमारा देश बहुत ही समृद्धशाली, बहुत ही वैभव से भरा पूरा, लेकिन हमारे विदेशियों ने यहाँ बहुत लूटपाट की, बड़ा जो है धन बटोर गया। उधर एक बार सुने होंगे कि 1700 में तो करीब सोमनाथ पर आक्रमण किया था गजनवी, मोहम्मद गजनवी। लेकिन मोहम्मद गजनवी सबसे बड़ा यह था, कुछ ऐसे आक्रांता हैं जो हमारे इंडिया में आक्रमण किए हैं, लेकिन अस्थायी राज्य स्थापित करने
का मूल उनका नहीं था। जैसे आप मोहम्मद गजनवी की बात करते हैं, वो 17 बार आक्रमण किया है। चाहता तो वो जिन क्षेत्रों पर आक्रमण करता वहां अपना आधिपत्य स्थापित करके और शासनिक व्यवस्था लागू कर देता, अपना अस्थायी राज्य स्वीकार करा लेता इंडिया वालों को। लेकिन वह एक तरह से लुटेरा था। क्या था? लुटेरा। जो है ये उसकी मानसिकता नहीं थी कि मैं यहाँ स्थापित करूँ या हम यहाँ शासन व्यवस्था करूँ। उसकी मानसिकता ये थी कि कितना ज्यादा से ज्यादा धन यहाँ से चोरी कर ले, कितना ले जाएगा, कितना चले जाएगा। लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि कुछ जैसे लोग हैं। अब यहाँ हमने बताया कि वो जो है 1200 में करीब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ हासिल होता है और उसी बाद में ये जो है जितने शाहजहां हैं शासक 1770 करने वालों ने कुतुबुद्दीन ऐबक टू औरंगजेब, कुतुबुद्दीन से औरंगजेब तक बीच में बहुत सारे जो शासक है, यह उनका शासन काल। अब जब 1613 में ये जो है व्यापार के क्षेत्र से अंग्रेजों का अंग्रेज जो है यहाँ 1613 से व्यापार क्षेत्र से इसे चुनिए व्यापार 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अब जब 1600 के मैंने बताया कि ये सफर हानि हो गए, यानी डच और डेन तो कंपनियां ही लेकर चले गए इनको, और ये बच्चे शेष कौन? फ्रांसीसी और पुर्तगालियों से आर पार हुआ, वो भी परास्त हो गए। फिर फ्रांसीसियों से आर पार हुआ, वो भी परास्त हुए। तो लोग विदाई करके अपने चले गए। लास्ट में ये जब जाते तो ये क्या करते हैं, अब इनका जो है हमको पहले इनकी क्रमशः सीरियल काल से इनकी जो सेक्टर से हम आपको बताएंगे कि पहले जो आया तो उसका क्या जो है मिशन था, उसके क्या क्षेत्र कार्य क्षेत्र है, वो क्या क्या किया, हमारे यहाँ शिक्षा विभाग में वो क्या किया और प्रशासनिक व्यवस्था कैसे रही, वो मेरी सारी बातों का विश्लेषण किया जाएगा इसमें। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि पुर्तगाली, यहाँ आपको लिखा गया है पुर्तगाली ईसाई मुस्लिमों के शैक्षिक आज इसी पर फोकस हो जाएगा क्योंकि समय नहीं है। तो अब यहाँ आप दो बात को ध्यान से देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे वही मेरे लेक्चर में करते हो, अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं। ये है पुर्तगाली, यानी ये पुर्तगाली जो है पुर्तगाल देश के रहने वाले हैं। ये किससे संबंध रखते हैं? यूरोप कंट्री से संबंध रखते हैं। और ये पुर्तगाली यहाँ आपको लिखा गया ईसाई मिशनरिया, यहाँ भी आपको समझ लो ईसाई मिशनरिया क्या है। तो जो जिस प्रकार से मैंने बताया बैक साइड में कि हमारे मुस्लिम सुल्तानों ने अपना जो है इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, वैसे ही अब ये ईसाई धर्म स्वीकार करना चाहिए। कहाँ? इंडिया में। तो ये क्या करते थे, जितनी भी यूरोप कंट्रियां हमारे देश में आई हैं वो सारे लोगों का एक मकसद था, एक उद्देश्य था ईसाई धर्म को का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार करना है ना। सब लिख लेगा, छोड़ेगा नहीं है। तो इस सब लिख लेगा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। उधर भी पढ़े हुए मुस्लिम आक्रांताओं ने जो हमारे यहाँ जो शासनिक व्यवस्था की तो वो अपना इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कराया। अब देख लीजिए, आप सोच लीजिए कि जो आप पर भारी पड़ेगा, जिसको हमने कहा किसी लाठी की, जब ये अपनी शासनिक व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने दर्शन, अपनी को प्रचार प्रसार करेंगे, ये स्वाभाविक है, ऐसा होता भी है। तो ये आए, ये इनका दो उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या रहा? पहला इन्होंने कोई भी देखिए जितनी हम पढ़ा रहे हैं, दो आपको थोड़ा सा ये बातें पिंच करेगी कि ये लोग कोई न कोई बेस है, कोई न कोई आधार, कोई न कोई उद्देश्य लेकर आ रहे हैं। वो उद्देश्य तो पहला उद्देश्य तो दोनों को जैसे इस्लाम धर्म ने पहला उद्देश्य बनाया था शिक्षा और दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार करना। वही सेम सिस्टम सेम लाइन में इन्होंने भी वही आधार बनाया। तो पुर्तगाली भी पहला आधार बनाया शिक्षा का। किसका बनाया? शिक्षा का प्रचार, शिक्षा प्रारंभ करना या शिक्षा का प्रचार करना, मतलब शिक्षा हो गया। दूसरा है ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार।
अब देख रहे हैं कि लोग आपको थोड़ा थिंक करेंगे कि क्यों ये लोग जो है शिक्षा को ले रहे हैं, क्यों शिक्षा को आधार बना रहे हैं। इनकी अपनी बहुत बड़ी मजबूरी है। ये मजबूरी है, जिस प्रकार इस्लाम धर्म को ने शिक्षा का आधार लिया तो इसलिए दिया था कि इस्लाम की जो लैंग्वेज थी अरबी और यहाँ इंडिया की लैंग्वेज क्या थी? हिंदी संस्कृत। तो हिंदी संस्कृत तो समझेगा नहीं, इसलिए वो लोगों को अपनी बात को समझाने के लिए और उनकी बात समझने के लिए वो अपने भाषाओं को जो है यहाँ लीड करते हैं, ताकि ये हमारी भाषा को जानेंगे। जैसे अंग्रेज बोला कि शिल्पा यू आर गोइंग, शिल्पा तू जा रही, या तो वो समझेगा कि क्या कह रहा है, इंडिया का है, अंग्रेजी नहीं जानना, अंग्रेजी जाना था। वो कहेगा कि जैसे कि सर आई एम कमिंग, या जैसे कैसे नहीं मतलब जैसे मोहन इज गोइंग बट श्याम इज कमिंग, मोहन जा रहा है श्याम आ रहा है, मोहन इज गोइंग बट श्याम इज कमिंग, मोहन जा रहा है लेकिन श्याम आ रहा है। वो अब इंडिया वाला क्या समझेगा? वो सोचेगा मोहन जामुन खा रहा है कि गुलाब जामुन खा रहा है, कि कहेंगे कि फगुआ खा रहा है, कि कहेंगे रसगुल्ला खा रहा है, या मोहन जो है हौज में स्नान कर रहा है। उसको कुछ पढ़ने पड़ेगा, यानी उसको यही पड़ेगा कि काला अक्षर है, काला अक्षर क्या किया पंतु? वो जब शुरू होता था तो हम लोगों को नहीं आता था नीतीश, क्या नाम है, नीतीश। अब जब कुछ सुने होंगे कि जब प्राइमरी लेवल पर टीचर मुरब्बा का होता है, बच्चों को नहीं आता है ना, तो कहीं जब उनको कमजोर समझते तो कहीं बोलिए ना, जरा फिर बैठ कीजिए आप लोग, होगा कि नहीं? इसलिए उनकी मजबूरी थी कि हमारी भाषा को इंडिया वाले समझे और उनकी भाषा को हम समझ सके, तभी तो हमारा आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलेगा। यही मजबूरी अंग्रेजों के लिए भी थी। तो अंग्रेजों में बड़े बड़े विद्वान थे, जैसे हमारे यहाँ कालिदास है, सूरदास है, जायसी वगैरह, या तमाम विद्वान हमारे वहाँ है, शंकराचार्य कवि वगैरह जो दुनिया भर के विद्वान हमारे यहाँ हैं, वैसे वैसे वहाँ के भी तो विद्वान हैं। वहाँ के विद्वान तो दो एक विद्वानों का नाम बताऊंगा, जैसे जॉन मिल्टन है, और शेक्सपियर का जो किताब में लिखा था, मैकाले है, मैकाले वहाँ का बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है। मैकाले का बहुत जो है, मैकाले का बहुत बड़ी योगदान है। ये अंग्रेजी को इंडिया में लागू करने का पूरा योगदान अगर किसी को जाता है तो मैकाले बहुत बड़ा विद्वान। अब मैं बताऊंगा, मैकाले ने अपना स्टेटमेंट दिया था, जरा सोचिए, इंडिया के यहाँ की लैंग्वेज क्या बोलते हैं, इंडिया की लैंग्वेज को उन्होंने क्या बताया? देखिए, कहा था यहाँ की लैंग्वेज जैसे हिंदी संस्कृत है, तो उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृत या भारतीय लैंग्वेज जो है एकदम बीमारू गाय के समान है। बीमारू अब तब जैसे गाय मर जाएगी, बूढ़ी गाय बीमारी, वैसे इंडिया की इतनी कमजोर हालात में भाषा है कि कहीं इंडिया वालों को लेकर डुबा दे। उनका विकास नहीं कर पाएगी, वो अपने देश का विकास कर ही नहीं पाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहां से विकास करेंगे? इतना बड़ा कटाक्ष किया कि कमजोर गाय के समान उपमा दिया। अब बताया, यहाँ के साहित्य इतिहास पर फोकस किया, कहा कि मैं यहाँ के इतिहास की क्या वर्णन करूं, वो बताया था। अभी पुस्तकालय की बात बताने बताऊंगा। इतिहासों पर फोकस किया था कि यहाँ के लोग 44 फीट लंबा हुआ करते हैं। इंडिया का लोग कितना बताया? 44 फीट लंबा होते हैं। और भूगोल की क्या बात बताऊं, यहाँ के समंदर से जो है माखन और सीरे निकलते हैं, और क्या बताया? और यह बताया कि जो यहाँ के डॉक्टर हैं, इंडिया के डॉक्टर हैं, हमारे ब्रिटिश के पशु डॉक्टर से लिखा है। किससे? जरा सोचिए, फीडबैक कीजिए, पशु डॉक्टर से भी इंडिया के डॉक्टर क्या है? हमारे ज्योतिष पर उन्होंने कटाक्ष किया
कि यहाँ के बड़े बड़े जो ज्योतिषाचार्य है ना, इनके ज्योतिषाचार्य का जो सिस्टम देखकर हमारे अंग्रेज वाले हंस पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? अब सोचिए इतना कटाक्ष किया था, और यह लास्ट अंततः उन्होंने कहा कि अच्छा हो कि ये अपनी भाषा को त्याग करके, हिंदी संस्कृत को त्याग करके ये लोग दनादन अंग्रेजी सीखे, क्योंकि जब अंग्रेजी सीख लेंगे तो ये सकल सूरत में तो उनका एक फोकस किया था, यहाँ तो कि उनको अंग्रेजी सिखाया जाए। दूसरी बात कि वो उनको व्यापार करना है, उनको जो है यहाँ के कर्मचारियों को अपना उनको पोस्ट करके उनसे काम लेना है, खटाना है। इसलिए कहा जाता था कि अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता, अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता। यानी इसका दो भाव है। इनका इतना बड़ा कार्य साम्राज्य था कि सूरज इन्हीं के जो है साम्राज्य में उगता और इन्हीं के साम्राज्य में डूबता, इतना तक इनका राजतंत्रिक व्यवस्था नहीं थी, इतना ये साम्राज्य फैला चुके थे। दूसरी बात इसका अर्थ यह भी लगाया जाता है कि इंडिया में इतना काम देते थे हमारे इंडियन को कि उनको सुबह शाम होने में कोई समझ नहीं आता था, इतना खटते थे। खटते आदमी को सुबह शाम होने महसूस होगा, क्योंकि तो दिन भर खट काम करेगा, कितना कार्य लेते थे, ऐसा मतलब इतिहास में वर्णन करता है। तो क्या होगा, कहा कि ये लोग अंग्रेजी को सीख लेंगे तो ये अपने देश का क्या विकास करेंगे, देश का विकास तो करेंगे, साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये अपना नाम रोशन करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। क्यों? अंग्रेजी सीख जाएंगे तो अंग्रेजी का इतना बड़ा जो है इन्होंने यहाँ फोकस किया। और अभी हम बता रहे हैं बीच में किसका, पुर्तगाली का, अभी बताएगा अंग्रेज को मनीष की बताया कि, और यहाँ इतना तक अंग्रेजों ने बता दिया कि पूरा एशिया के किताबें, सारे एशिया की किताबों के हमारे यूरोप की एक लाइब्रेरी के बराबर है। यूरोप के सारे एशिया के साहित्य जो है ना, यूरोप की एक लाइब्रेरी के बराबर है। यूरोप माने ब्रिटिश, यूरोप कंट्री है ना, यानी यूरोप के एक लाइब्रेरी के बराबर पूरा एशिया का पूरा साहित्य को बता दिया। समझ में आया कितना बड़ा कटाक्ष किया? शायद वह हमारे यहाँ के धर्म दर्शन, हमारी संस्कृति, हमारी साहित्य, हमारे इतिहास, हमारे भूगोल से वह परिचित नहीं था, इसलिए नहीं परिचित था कि वह विदेशी पौधा था। कहाँ का था? अगर वह इंडिया की संस्कृति, इंडिया का धर्म, इंडिया का दर्शन अगर वह पढ़ लेता, उसको जानकारी याद हो जाती, अगर वह जानता तब शायद उसकी नानी याद आ जाती, इंडिया क्या है, इंडिया क्या है। लेकिन वह किसी को बचित तो था नहीं, खाली से फोकस कर रहा था, एक्सटर्नल फोकस कर रहा था। कैसा कर रहा था? और धीरे धीरे चूंकि शासनिक व्यवस्था में सक्रिय होता चला गया, हुआ क्या, अब यहाँ अंग्रेजों को मैंने बताया, इनकी शिक्षा बताऊंगा। हाँ, अंग्रेजों का एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट यह रहा, सबसे बड़ा स्टेटमेंट अंग्रेजों का यह रहा, मैंने बताया ना कि भाषाओं को सिखाने के लिए वह मैकाले ने बताया था कि इंडिया वाले, भारतीय सकल सूरत में आखिरी और आकार में, शेप एंड साइज में, यानी सकल सूरत में भारतीय होंगे, रंग से वह भारतीय होंगे, लेकिन मानसिक रूप से अंग्रेज होंगे। क्या होंगे? मानसिक रूप से अंग्रेज होंगे। इसका अर्थ क्या होगा कि वो अंग्रेजी सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अंग्रेजी सीखेंगे, और अंग्रेजी में जब सीखेंगे तो हम कहेंगे बेटा युवा क्या कहेंगे, कमा, तो समझ जाएगा कि बुला रहे हैं, आएगा बोल दिया, तभी कहेगा कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना नहीं, सीधे जाएगा, बोल जाएगा, क्योंकि मेरी भाषा को क्या करेगा, समझ सकेगा। अर्थात उसकी मेंटल, हमारी मेंटल में जो चेंज हो जाएगी, अर्थात वो यूरोपीय संस्कृति, साहित्य, धर्म दर्शन को जानेगा। अंग्रेजी जब तक नहीं जानेगा तब तक वो हमारा कोई कार्य नहीं करेगा। अंग्रेजी सीखा पढ़ा नहीं रहेगा इंडिया वाला, तो हमारा कोई कार्य नहीं करेगा। हमारा तो मकसद है कि हम उसको दफ्तर में पोस्ट करके बहुत सारे दफ्तरी का काम लूंगा, कलर बनाऊंगा, दिन भर दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, हम लोग नोट्स ऐड करके ऐसा आराम करेंगे। यह है उसका मकसद। ठीक है, समझ रहे हैं भाई कि हम बैठे रहेंगे
उस बस नहीं रखा था। जैसे ऑर्डर देंगे वैसे वैसे ये करेंगे या ये करेंगे। समझ आ रहा है? जैसा मैं चाहूंगा वैसे मैं कार्य करा लूंगा। इसका मकसद तो यह था। इंडिया वाले भी कमजोर नहीं थे, इंडिया वाले की मेंटेलिटी को समझ रहे थे। अब वहां की बात छोड़िए, सुनिए एक मिनट, बाद में बात करेंगे। आप यहाँ सुन लीजिए, अंग्रेज कितनी जो है षड्यंत्र, कितनी राजनीति, कितना जो है फौरेब रच रहा है इंडिया पर जाल बिछाने के लिए, इंडिया पर शासनिक व्यवस्था करने के लिए, इनको अपनी लैंग्वेज, धर्म, दर्शन, साहित्य को सिखाने के लिए। वो तो है। अभी हम पुर्तगाली का फोकस कर रहे थे क्योंकि पुर्तगाली पहले आए थे। अब पुर्तगाली क्या किए, पुर्तगाली भी भाई देखिए दोनों मैंने इस पर फोकस किया। ईसाई मिशनरी, ईसाई मिशनरी का मतलब जो भी यूरोप कंट्री आई है अपने साथ साथ एक पादरी लेकर आई है। पादरी उसे बोलते हैं जो ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करता है, जो ईसाई धर्म के माहिर होता है। तो वो लोग अपने साथ पादरी लेकर आए थे। वो पादरी का क्या काम था कि घूम घूम करके इंडिया में जहां तक उनकी शासनिक व्यवस्था चल रही थी, ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार, ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार। बेटा तुम ईसाई धर्म स्वीकार कर लो, हमारा धर्म बहुत बढ़िया है, तुम ये तो समझ रहे, दुनिया भर का प्रलोभन। इतना नहीं, जो ईसाई धर्म को स्वीकार करेगा उसको जो है हाई पोस्ट मिल जाएगा, उसको क्लर्क भी बना दिया जाएगा, सेना में भर्ती कर लिया जाएगी, अधिकारी पद दे दिया जाएगा और उसकी जो है वेतन भत्ते बढ़ा दिए जाएंगे, उसकी सैलरी क्या कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। ये सब प्रलोभन दे रहे थे। तो हमारे इंडिया वाले गरीब उनकी दशा में आकर के बहुत सारे लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया। अच्छा सुनिए, इस प्रकार से पहला काम है, पहला है शिक्षा, पहला शिक्षा। तो शिक्षा पर भी आपको फोकस करेंगे कि पुर्तगालियों ने अब जब 1510 से व्यापार क्षेत्र में जुटा और जगह जगह अपनी व्यापारिक केंद्र खोला, जिसमें हम कुछ केंद्रों का नाम बताएंगे। गोवा में, फिर दमन, दीव और मुंबई, ऐसे ऐसे जो है कई स्थानों पर ये अपनी जो है व्यापारिक केंद्र खोले और व्यापार करना शुरू कर दिया। अरे भाई बात मत करो, व्यापार करना शुरू करे क्या कर पूछ के तो बता नहीं पाओगे, बात मत करो। कितने वर्ष तक व्यापार किया था, कल बताया हूँ, कितने वर्ष तक व्यापार किया था? अरे याद रखो, यही तो तुम लोग की जो है मेमोरी है, यही मेमोरी है। कितना जल्दी भूल जा रहे हो, अप डाउन होता है। कितना जो है व्यापार किया था यार? 100 वर्ष, 100 वर्ष व्यापार लगातार किया था। कौन? पुर्तगाली। तो व्यापार से यह जुड़ा रहा 100 वर्ष। कितना? 100 वर्ष को सेंचुरी बोलते हो, क्या बोलते हो? शताब्दी। अरे सेंचुरी बोलते हैं, यानी एक सेंचुरी, पूरी सेंचुरी पूरा कर लिया, पूरी सेंचुरी कर लिया। अब भैया धीरे धीरे व्यापार इनका जो बढ़ा, हमारे यहाँ जान ही रहे हो, ये सोरा, नील, क्या कहवा और ये जो है चमड़ा, ये सब जो होते थे, हाँ हाँ, सब जो अपना यहाँ से निर्यात कर देता और इसका बड़ा जो है कास्ट पर बेचता था। मैंने बताया ना अंग्रेजों को कितना लाभ था, तो बाद में तो भाग जाने अंग्रेजी रहा है। 1 रुपये की चीज 16 रुपया मिलते थे। कितना? 16 गुना लाभ हो जाता। अगर मान लीजिए कि 1600 रुपए की कोई चीज खरीद रहे हैं, जरा बताओ, 1600 रुपए की कोई चीज, कोई वस्तु खरीद रहे हैं इंडिया में, तो अपने देश में कितना में बेच देंगे? 25,600। देख लो, 16 छक्का 96, 2000 कितना हो गया? अगर नहीं देख रहे तो ये देखो, 2 दिन हो गया, 16 छक्का 96, 16 से 16 25, 22 है, 25,000 नहीं, 1 रुपए की जब 16 रुपए की 16